हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 3 सफ़र का साथी और सिरदर्द। अर्थात इस पाठ में लेखक राम नारायण उपाध्याय जी ने सफ़र अर्थात यात्रा करते समय किस तरह के लोग मिलते हैं और किस किस तरह की परेशानियां उनकी वजह से हमें होती हैं, उसका बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है। यह पाठ व्यंग रूप में लिखा है, हास्य व्यंग रूप में। यह भी निबंध लेखन की एक विधा है जिसमें हंसी मजाक रहता है, दूसरे की खिंचाई की जाती है और दूसरे के ऊपर एक गंभीर जो है व्यंग किया जाता है, ताना कसा जाता है। लेखक रामनारायण उपाध्याय जी इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि जब व्यक्ति यात्रा के लिए, सफ़र के लिए निकलता है, विशेष करके ट्रेन से, रेल से, उसे एक से बढ़कर एक प्रकार के सफ़र के यात्री मिलते हैं, हम सफ़र मिलते हैं, और वो किस तरह से हमसे अनावश्यक बातचीत करते हैं, हमारी वस्तुओं का बिना पूछे उपयोग करते हैं, हमें अनावश्यक सलाह देते हैं। हर व्यक्ति को यह बातें अच्छी नहीं लगती हैं। लेखक भी उन्हीं में से एक है, उसे भी ऊबन होने लगती है और इन्हीं कारणों से अंत में लेखक परेशान होते हैं और वे यह सोचते हैं कि मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों के दर्द से परेशान हूँ। अर्थात लेखक ने यहाँ पर यात्रा करते समय मिलने वाले लोगों और उनकी बेवजह पैदा की गई परेशानियों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। पाठ के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग, हास्य मतलब हंसी, व्यंग मतलब ताना मारना। निबंध में व्यंगकार अर्थात निबंध लेखक ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिना मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग किया है। करारा का अर्थ होता है तेज, तगड़ा। लेखक का तात्पर्य यह है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैर नीचे से निकल जाने वाली नदी ने कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छोड़ते चले जाने और जो दूर हैं उन भागते वृक्षों के साथ निभाने में बड़ा आनंद आता है। अब देखिए, यहाँ पे आपके कई तरह के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो यह बनता है कि लेखक को इस यात्रा में आनंद आता है, अकेले यात्रा में आनंद आता है। अगला है, लेखक को इसमें बड़ा मजा आता है, वह है वृक्षों का भागते वृक्षों का साथ निभाने में। आगे बढ़ते हैं। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह निगाह चुरा रहा हो,
निगाह चुराना अर्थात हमारी तरफ न देखना। अब यहाँ पर अगर हम वाक्य प्रकार में जाएं, रचना के आधार पर, यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है, यह वाक्य एक वाक्य हुआ। दूसरा है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो, ये दूसरा हुआ। पहला वाक्य पढ़ने पर बात पूरी नहीं हो रही, बात को यहाँ पे अधूरी रह जा रही है, इस कारण से यहाँ पर मिश्र वाक्य हुआ। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, एकटक मतलब एक बार लगातार, निहारना देखता हूँ। किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ, नाक भौं सिकोड़ना यह भी एक मुहावरा है, अप्रसन्नता प्रकट करना, घृणा प्रकट करना। और कौन एक मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, अंतरंग मतलब गहरा साथी मित्र है। इन सब बातों पर कोई निगाह रखे यह मुझे कतई पसंद नहीं है। अब यहाँ पर आपके प्रश्न बने, लेखक को ये कतई पसंद नहीं, कतई मीन्स बिल्कुल। पहली चीज, दूसरी पंक्ति में मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूं, पहले बॉक्स में। दूसरे में किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूं। तीसरे में कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है। चौथा, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे। ये 4 बॉक्स आपके बने। निगाह मतलब नजरें रखना। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी शब्द युग्म हुआ। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचटकर मतलब हटकर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। जा उलझना मतलब वहां पे चले जाना। जा उलझती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है। अब यहां पर देखें तो प्रश्न आपका बना, लेखक खिड़की से बाहर झांककर यह दृश्य देखना चाहता है। पहला हुआ प्राकृतिक मनोरम दृश्य, यह पहले बॉक्स में। दूसरे में सूर्योदय और सूर्यास्त। अगर आप संधियां देखें और साथ में ही शब्द युग्म देखें तो शब्द युग्म कभी कभी में संधियां यहाँ पे आया मनोरम, मनोरम 2 भाग हो गए, मनो प्लस रम बन रहा है। लेकिन जब प्लस के पहले वाले अक्षर पर ओ की मात्रा होगी तो वहां पर हमेशा उस ओ की मात्रा की जगह विसर्ग का चिन्ह आएगा, तो यह हो जाएगा मनः प्लस रम। रम मतलब लगना, लीन होना। तो यहाँ पे मनः प्लस रम, यह विसर्ग संधि हो गई। सूर्योदय, तो यहाँ पे सूर्य प्लस उदय स्वर संधि। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त स्वर संधि। साथ में ही यहाँ पर प्राकृतिक शब्द आया है, यहाँ पे प्रकृति प्लस एक प्रत्यय जोड़ा गया है। आगे इसमें और यह प्रश्न बना, लेखक की दृष्टि यह देखने में जा उलझती है। तो वहां पे अगर देखें तो उत्तर होगा आपका, किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चे को देखने में। लेखक यह सोचने लगता है, यह प्रश्न बना। उत्तर है आखिर मैं देख क्या रहा था। फिर यहाँ पे एक और प्रश्न बना कि लेखक के मन में उठा प्रश्न, आखिर मैं देख क्या रहा था। यहाँ पे अंतिम में देखें, आखिर मैं देख क्या रहा था। यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे, यह आपका अपूर्ण भूतकाल हुआ।
उसी तरह से ऊपर जाएंगे कि कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है, जाता है, जाती है, जाते हैं। सामान्य वर्तमान काल चाहता हूँ, वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल। और आगे चलते हैं। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी के किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। निहारना मतलब देखना, निहारना चाहती है। यहाँ पे चाहती, चाहते, ता है, ती है, ते है, इस कारण से यह सामान्य वर्तमान काल। इसी बीच जैसे आंख में कंकरी, कंकरी अर्थात कंकड़ पत्थर, कंकरी गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। कभी कभी फिर से यहाँ पे शब्द युग्म आया आपका। दृश्य, नज़ारा, चौपट हो जाना, नष्ट हो जाना। लेखक यहाँ पर इन पैराग्राफों में यह बताते हैं कि लेखक को यात्रा करने में बड़ा आनंद आता है। वो प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं, प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि कोई बच्चा पेड़ की डाली पर पैर लटकाए हुए बैठा हुआ है, तो वो उस दृश्य को देखने लगते हैं, उसी में देखते देखते लीन हो जाते हैं। कभी कभी उनकी निगाह किसी नदी के किनारे की सुंदरता को देखना चाहती है, और इसी बीच जैसे कोई कंकड़ गिर जाए या रास्ते में पहाड़ी आ जाता है, तो ऐसे सारा दृश्य चौपट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश, यहाँ पे संधि विग्रह है, उच्च प्लस आकाश, उच्च प्लस आकाश स्वर संधि, यानी ऊंचे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। ओर छोर शब्द युग में है। ओर छोर नापना अर्थात ऊंचाइयों को का पता लगाना। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को ही मन मार कर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। अब यहाँ पर लेखक यह बताते हैं कि रेल बहुत तेज चलती है। रेल जब तेज चलती है तो वहाँ पर बहुत सारे दृश्य आगे पीछे भागते रहते हैं। ऐसे में आप अपने पसंद का दृश्य देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार आप देख नहीं पाते हैं। यहाँ पर देखेंगे दूसरी लाइन में तो चाहता है, ता है, यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल, जाती है, ती है, सामान्य वर्तमान काल, और पढ़ता है, यहाँ पे ता है, सामान्य वर्तमान काल। अब यहाँ पे आपके जो प्रश्न बने कि लेखक इनके साथ उड़ना चाहता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा पक्षियों के साथ। आगे इसी में लेखक इसलिए उड़ना चाहता है, तो उत्तर होगा अनंत के ओर छोर को नापने के लिए, अनंत आकाश के किनारों को नापने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक फैला है। आगे चलते हैं। बाध्य होना, मजबूर होना, लाचार होना, विवश होना। वैसे ही मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं है। छोटा प्रश्न बना, लेखक को यह यात्रा पसंद नहीं है, बस की यात्रा पसंद नहीं है। यहाँ पे आपका प्रश्न हुआ कतई अर्थात बिल्कुल। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मन पसंद ही हो। लेखक कहते हैं कि बस की यात्रा करते समय कभी भी यह संभव नहीं है, यात्रा करते समय कभी भी यह संभव नहीं है कि जो हमारे बगल में बैठे वह हमारा पसंदीदा व्यक्ति हो, वह हमारे मन को अच्छा लगे। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता।
और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उत्तर न मिल जाए। तो यहाँ पर लेखक यात्रा के समय मिलने वाले लोगों का वर्णन किया हुआ है। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे लोग मिलते हैं जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्नी नाराज हो तो बात ना करे, वैसे ही वे बिल्कुल ही बातचीत नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं, आप सुनना चाहें न सुनना चाहें, वो तब तक आप से बात करते रहेंगे जब तक आप उनका उत्तर याद दे दें या कोई जो है या ट्रेन या बस से उतर न जाए। यहाँ पे आपका प्रश्न ये बना कि लेखक इन व्यक्तियों से पाला पड़ता है। तो यात्रा के समय पहला हुआ जो सीधे मुंह बात नहीं करते, आपको उत्तर मिलेगा तीसरी पंक्ति के अंत में, सीधे मुंह बात न करने वाले। और दूसरा नीचे की तरफ आएंगे कि जो अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा, चाहे आप सुने या न सुने, अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उत्तर न जाए। जा प्लस ए, आ ए ई, जब क्रिया के बाद ये लगे होंगे तब वहाँ पर ध्यान रखें आप, तब वहाँ पर सामान्य भूतकाल। मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। सुपरफास्ट ट्रेन अर्थात जो तेज गति से चलती है। हालांकि हम सबको मालूम है कि आजकल ट्रेनें कितनी तेज गति से चलती हैं, लेकिन सुपरफास्ट ट्रेन मतलब जो तेज गति से चलती है। और एक्सप्रेस ट्रेन वो लगभग हर स्टेशन पर रुकते हुए जाती हैं। यहाँ छोटा सा प्रश्न बना, लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना पसंद नहीं है। आगे उसका उत्तर लिखा हुआ, कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाली बराबरी वालों की उपेक्षा मतलब अनादर करना, ध्यान न देना, बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर आपका हुआ, उत्तर यह हुआ कि प्रश्न हुआ कारण लिखिए कि लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। तो उत्तर है सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ जाता है। आगे उस आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, घमंड होता है उसे कि मैं तेज चल सकता हूँ, जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा। विदा लेना अलग होना। तो ध्यान रखें यहाँ पे कारण लिखो में संजाल आपका बन गया कि लेखक को सुपरफास्ट ट्रेन की बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना पसंद है। कारण एक बॉक्स में हुआ कि सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव ऐसा है कि वह बराबरी वाले की उपेक्षा करती है और बड़ों से मिलने दौड़ जाता है। अगले बॉक्स में उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है। आगे यहाँ पे तीसरे बॉक्स में एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देता है और चौथे बॉक्स में सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे से जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा। ये चार बॉक्सेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है।
आपको भी आता होगा। ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हैं। यहाँ पे शीशे वाला में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हैं, या आज के समय में नहीं है, लेकिन किसी समय में होता था कि एक डिब्बा होता था, उसमें अलग अलग जगह छेद बने होते थे, उसी में मुंह लगा करके लोग तरह तरह के चित्रों को देखा करते थे, उसे बाइस्कोप नाम दिया जाता था। तो यहाँ पे आपका प्रश्न बना कि रेल की खिड़की से देखते समय लेखक को ऐसा लगता है। उत्तर लिखिए, जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूँ, रहा हूँ। यहाँ पे सामान्य अपूर्ण वर्तमान काल। लेकिन कोई देखने दे तब तो यहाँ पे चिन्ह आया, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आगे लेखक यात्रा के समय होने वाली परेशानी का भी वर्णन कर रहे हैं कि ट्रेन में एक जल्दी विंडो सीट नहीं मिलती, मिल भी गई तो लोग जो हैं वो देखने नहीं देते हैं, तरह तरह की बातों में उलझा के रखते हैं। जैसे ही आपने पांव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से, झोला अर्थात जो थैली आपने लिया है, में से झांकते अखबार, अखबार का समानार्थी समाचार पत्र की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूं? तो यहाँ पर सहयात्री के द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या मैं इसे ले सकता हूं, सहयात्री द्वारा की ने इस वस्तु की मांग की, अखबार की, समाचार पत्र की। आगे चलते हैं। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। लेखक यहाँ पर अपने सफ़र में हुए अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे ही आप ट्रेन की यात्रा के लिए डिब्बे में घुसते हैं, वैसे ही आपको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। वहाँ पे जैसे आप बैठे नहीं कि सामने से आपके थैले में से अखबार की मांग हो जाती है। वह व्यक्ति जो अखबार, समाचार पत्र आपसे मांगता है, वह इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता है कि आपने अभी अभी अखबार खरीदा है, आपने अभी तक उसके पन्ने नहीं खोले हैं, कुछ भी आपने पढ़ा नहीं है। इन सब का इंतज़ार वह नहीं करता है, आपके उत्तर का इंतज़ार नहीं करता है, वह तुरंत आपका अखबार आपके थैले से निकाल लेता है। यहाँ अभी अभी यह शब्द युग्म है, ध्यान रखेंगे, अभी अभी शब्द युग्म है। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा यह संधि विग्रह करें, प्रति प्लस इच्छा, प्रति में ता पे छोटी ही हो जाएगा और इधर इच्छा, और छाता वाला छ हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे स्वर संधि। यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना, वह संजाल के रूप में बनेगा, जो कि यहाँ बगल में दिया गया है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो में। और साथ ही ये प्रश्न, तो इन्हीं से इसका प्रश्न बनेगा, तो ध्यान रखेंगे कि यहीं से उत्तर हम लोग खोजेंगे। आगे, अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता, उत्सुकता मतलब जिज्ञासा से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। तभी वे सज्जन एक जमाई, जमाई मतलब मुंह से सांस छोड़ते हुए नींद की तरह व्यवहार करते हुए उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरतीबी से, बेतरतीबी अर्थात बुरी तरह से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। निजी व्यक्तिगत संपत्ति अर्थात मालिकाना धन। देखते देखते, यहाँ शब्द युग्म आया,
समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। एक दूसरे शब्द युग में है। चक्कर काटना अर्थात घूमना। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं, इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा। ललित निबंध अर्थात आप जानते हैं कि समाचार पत्र में अलग अलग विभाग, अलग अलग सेक्शन होता है। कोई राजनीति से संबंधित होता है, कोई जो है फिल्मों से संबंधित, कोई खेल कूद से संबंधित, कोई व्यापार से संबंधित, कोई विज्ञापन से संबंधित, कोई कविताओं, कहानियों और निबंधों से संबंधित होता है। तो लेखक वही कहते हैं कि लोग उसका किस तरह उपयोग करते हैं कि आपका पेपर बगल वाला ले लेता है बिना पूछे हुए, और जब उससे कोई मांगता है तो वह बिना उसको ठीक ढंग से मोड़े हुए वह उसकी तरफ बढ़ाता है। देखते देखते पूरा समाचार पत्र रेल के डिब्बे भर में घूमने लगता है, और जैसे वह इस शान से देता है कि जैसे वह उसका अपना था, उस पर उसका अधिकार था। और ऐसे समय में लोग उस समाचार पत्र का क्या उपयोग कर रहे हैं, लेखक वही बता रहे हैं। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा। एक उपयोग यह हुआ कि लोग उससे सीट झाड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। समाचार पत्र का दूसरा उपयोग हो गया। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। अब यहाँ पर प्रवाह तालिका और प्रश्न में चलते हैं। प्रवाह तालिका मतलब क्रमशः जाना होता है। सफर में समाचार पत्र की स्थिति 4 बॉक्सेस दिए हैं। क्या स्थिति होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जहां से करेंगे वहीं पर यहां से यहाँ पे पहला हुआ कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपकी ओर देखकर समाचार पत्र की मांग किया। इतने में से पूरा का पूरा हुआ कि क्या मैं इसे ले सकता हूँ। ध्यान रखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा होगा अखबार सामने वाले के हाथ में होगा, यहाँ तक। तीसरा आएगा वहाँ पे यहाँ पे सज्जन व्यक्ति उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर स्थान से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर बढ़ा देंगे। यह तीसरा होगा। और चौथा हो जाएगा देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। यह 4 इसके बॉक्सेस होंगे। अगला इसका जो प्रश्न है वह यह है कि सफ़र में समाचार पत्र से होने वाला उपयोग। वह तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि कोई सीट झाड़ता नजर आएगा और दूसरा कोई भोजन करता दिखाई पड़ेगा। और देखते हैं कोई प्रश्न दिया हो। परिच्छेद में प्रयुक्त समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द ढूंढ कर लिखिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे भिन्नार्थक अर्थ एक जैसे उच्चारित होते हैं लेकिन अलग अर्थ होते हैं। जैसे हो गया, एक होता है उत्तर, उससे ही उतर। इसी तरह से कोई, कई, ये एक जैसे उच्चारित होते हैं, एक जैसे होते हैं लेकिन सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ होते हैं।
इसी तरह से संपत्ति, संप्रति दोनों अलग हैं। अगला प्रश्न है, इसमें शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। हो तो मैंने आपको बता ही दिया था। अगर देखेंगे यहाँ पर एक दूसरे आया, देखते देखते आया हुआ है, और शुरुआत में अभी अभी, तो यहाँ पे यह बताया गया है कि समाचार पत्र किस तरह से ट्रेन के डिब्बे में बेतरतीब यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। यहाँ पे अगर आपको देखें तो बोर्ड एग्जाम में 100 मत का जो प्रश्न आएगा समाचार पत्रों का महत्व, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि समाचार पत्रों का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि समाचार पत्र वह देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें देश की, दुनिया की, विश्व की, धर्म की, समाज की, खेल की, रोजगार की, फिल्म की, इन सभी की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए भी वहाँ कहानियाँ होती हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए कविताएं होती हैं, चित्रकारी का होता है, बेरोजगारों के लिए रोजगार की जानकारी होती है, मनोरंजन की बातें होती हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से किस तरह से व्यापार इत्यादि चल रहे हैं, सरकार की क्या योजनाएं, ये सब पता चलती। इसलिए समाचार पत्र का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, और समाचार पत्र के द्वारा ही हम देश दुनिया की जानकारी ले पाते हैं, और समाज में हो रहे बदलाव, समाज में हो रहे परिवर्तनों का भी हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर से टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं। मतलब ट्रेन की यात्रा में आपसे अनावश्यक बात करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, और आप चाहें या ना चाहें आपको उनके प्रश्नों के जवाब देने पड़ जाते हैं। तो इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा। प्रश्न उछलना मतलब प्रश्न पूछा जाए, कहाँ तक चल रहे हैं। आप अनमने मन से कहेंगे, अनमने बिना मन के। अन यहाँ पर उपसर्ग हो गया, ध्यान रखिएगा, अन यहाँ पर उपसर्ग हो गया। भोपाल तक, तो यहाँ पर प्रश्न हुआ, लेखक द्वारा अनमने मन से दिया गया उत्तर भोपाल तक। लेखक यहाँ तक जा रहे थे, भोपाल तक। पूछेंगे, कौन पूछेगा? साथ में बैठा हुआ यात्री। भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँचती है? कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुँचती थी। कहा टाइम बदल गया है। बोले गाड़ी में तो कई जगह चैन पुलिंग होगी। चैन पुलिंग होना अर्थात लोग चैन खींच करके ट्रेन रोक देते हैं। आज की तारीख में पहुंच जाए, यही गनीमत है। गनीमत अर्थात भलाई। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? हबीबगंज भी भोपाल के पहले का एक स्टेशन है। कहा हबीबगंज। पूछा हबीबगंज क्यों? कहा वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न आपके बनते हैं। देखिए किस तरह से लोग आपको आराम करने से रोक देंगे, व्यवधान डालेंगे, बाधा डालेंगे, परेशानी खड़ी करेंगे। तो यहाँ पर लेखक से पहला संजाल होगा, लेखक से पूछे गए प्रश्न या लेखक द्वारा दिए गए जवाब। यह प्रश्न होगा, तो लेखक से पूछे गए प्रश्न कि कहाँ तक चल रहे हैं। अगला प्रश्न होगा, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँच जाएगी। अगला होगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल। अगला होगा, हबीबगंज क्यों। अलग अलग प्रश्न हुए। एक और संजाल हुआ कि इस परिच्छेद में भोपाल
के आसपास के इस परिच्छेद में आए हुए स्थानों के नाम। तो वहाँ पर देखिए, तो वहाँ पर आपको मिलेगा हबीबगंज, भोपाल और साथ में ही तुलसी नगर। यहाँ पे और छोटे छोटे प्रश्न हुए कि लेखक हबीबगंज उतरना चाहते थे, कारण लिखिए। तो उत्तर क्या होगा कि वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है। आगे बढ़े। वे चिढ़कर कहेंगे खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐंठ लेंगे। ऐंठ लेंगे मतलब हड़प लेंगे। इससे तो अच्छा आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहाँ से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। अब यहाँ पर परिच्छेद में आए हुए शहरों स्थानों के नाम, यहाँ टीटी नगर आ गया, अरोरा कॉलोनी आ गई, तो यह ध्यान रखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिल सकता है। सोचा कहीं है पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में न बैठा दे, अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। पूछा भोपाल में क्या करते हैं, मतलब बिना बात का बतंगड़ चर्चा जारी रखेंगे। कहा मीटिंग में जा रहा हूँ, वे कहना शुरू कर देते हैं अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंटेंट सेक्शन में हैं। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न भी बना, वह प्रश्न यही हुआ कि सहयात्री यहाँ काम करता है वल्लभ भवन के अकाउंटेंट सेक्शन में। लेखक भोपाल इसलिए जा रहे थे, उत्तर लिखिए मीटिंग के लिए जा रहे थे। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। बनाते बनाते शब्द युग में रहने को ठाठ से, ठाठ मतलब अच्छे से, सरकारी क्वार्टर मिला है, बीबी और 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे अगला हुआ सहयात्री के परिवार के सदस्य, बीबी और 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लेखक ने यहाँ पे बताया कि आपको किस तरह के सहयात्री मिलेंगे, उनसे आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।